हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो क्लास 11th के लिए नेक्स्ट चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स का 30 मिनट्स रिवीजन करने वाले हम लोग। इससे पहले हम 5-6 चैप्टर का 30 मिनट्स रिवीजन कर चुके हैं। आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। और देखिए, इसमें इस चैप्टर को बिल्कुल शॉर्ट क्रिस्प वे में लगभग हर एक टॉपिक को हमने कवर किया, आपको मजा आ जाएगा। और मैं सोच रहा हूँ कि इस चैप्टर के 15-20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन करा दूँ। अगर आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं करवा भी दूंगा। और इस लेक्चर के बढ़िया वाले नोट्स, शॉर्ट नोट्स एज वेल एज डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाने वाले हैं। और अगर आप बोलोगे कि सर इस चैप्टर का डिटेल्ड वन शॉट ले लो, तो वो भी हम कर लेंगे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो चलिए, थर्मोडायनेमिक्स का मतलब है, थर्मो मीन्स होता है हीट, डायनेमिक्स मतलब फ्लो, हीट फ्लो की बात करते हैं। एक्चुअल में थर्मोडायनेमिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अलग अलग फॉर्म के बारे में एंड देयर इंटर रिलेशनशिप, उनके क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं अलग अलग एनर्जी के। इस चैप्टर में हम बात करेंगे सिस्टम्स की एंड सराउंडिंग्स की। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और अ रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। है ना? सिस्टम क्या होता है? कोई भी वो क्वांटिटी जिस पे आप स्टडी करने वाले हो, और उसके अलावा जो भी बचता है, वो सराउंडिंग है। जैसे आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, बाकी सारे चैप्टर आज सराउंडिंग बन गए हैं। ठीक है ना? इस वीडियो पे स्पेसिफिकली हिट करके आप लोग देख रहे हो तो ये सिस्टम है, बाकी जितनी वीडियोज नीचे दिखाई दे रही हैं पहले होंगी वो सब सराउंडिंग है। सिस्टम क्या होता है? जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बाकी सब सराउंडिंग होता है। और सिस्टम को सराउंडिंग से जो अलग करता है उसे बोलते हैं बाउंड्री। द मास और रीजन अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। है ना? और उसको सेपरेट करने के लिए रियल और इमेजिनरी सरफेस हो सकते हैं, उन्हें हम लोग बाउंड्री बोलते हैं। सिस्टम हमारे पास 3 तरह के हैं: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन क्या होता है? इट कैन एक्सचेंज बोथ मैटर एंड एनर्जी विद सराउंडिंग, यानी कि इसका मास सेम नहीं रहता, चेंज इन मास जो रहता है वो जीरो नहीं आएगा। देखिए, जीरो कब आएगा चेंज इन मास? अगर मास पे कोई फर्क ना पड़ रहा हो, बट क्योंकि मास मटेरियल आप चेंज कर सकते हो, आप एनर्जी हीट का एक्सचेंज कर सकते हो, तो वो कांस्टेंट नहीं आने वाला। उसके बाद है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि बंद है, तो मास मटेरियल का एक्सचेंज नहीं हो सकता, बट एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद सराउंडिंग। आइसोलेटेड क्या होता है? नेदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर विद सराउंडिंग। क्लियर है? आगे मूव करते हैं बेटा। फंक्शन होते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं स्टेट फंक्शन की। अ फिजिकल क्वांटिटी हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। इस चैप्टर में बहुत सारे फंक्शंस की बात करोगे जिसकी आप एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। उसके लिए सिर्फ आप क्या करोगे? इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की बात करोगे। है ना? डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इन्हें बोला जाता है स्टेट फंक्शन। और जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है रिवर्सिबल प्रोसेसेस के लिए, साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए, स्पेसिफिकली साइक्लिक प्रोसेसेस के लिए। ठीक है? पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? अ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम दैट डिपेंड्स ऑन पाथ बाय विच द सिस्टम अचीव्ड अ पार्टिकुलर स्टेट। पाथ फंक्शन किसे कहते हैं? ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू डिपेंड करती है उनके पाथ फॉलोड पे। और यहाँ पर दो ही है हमारे पास, हीट एंड वर्क। बाकी सब आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन जिसमें इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट की बात करते हैं, और पाथ फंक्शन जिसमें जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है ऑन पाथ फॉलोड। आगे मूव करते हैं। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज किसे कहते हैं? ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है मास पे, जो डिपेंड करती है अमाउंट पे। ठीक है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो डिपेंड करती है नेचर पे, डिपेंड नहीं करती मास पे। मैंने इसको आई एन से याद किया हुआ, आई एन मतलब इंडिपेंडेंट। और याद रखिए, एक एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटेंसिव होती है। एक और बात, एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है? देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती हैं? डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी। ठीक है? जैसे मास है 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, उन सबको जोड़ दोगे तो टोटल मास 6 किलो हो जाएगा, तो एडिटिव है। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जो डिपेंड नहीं करती मास पे, जो नेचर पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, और कभी भी मोलर वर्ड लग जाए, कभी भी स्पेसिफिक वर्ड लग जाए, तो वो भी हमारे पास क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाती हैं। अब जैसे एक रूम का, एक जगह पर, मतलब एक पानी का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरे पानी का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है, तीसरे पानी का टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है। उन तीनों को अगर मैं मिक्स कर दूं तो क्या 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। ठीक है? तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती हैं वो एडिटिव इन नेचर नहीं होती हैं। आगे मूव करते हैं। हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस होती हैं, जैसे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। है ना? आइसो मतलब सेम और थर्मल मतलब
टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जो होगा जीरो होगा। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है जिसमें कोई हीट का फ्लो नहीं होता, क्यू जीरो होगा। आइसोकोरिक होती हैं जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होती हैं जिसमें डेल्टा वी जो है जीरो हो जाएगा। और आइसोबारिक जो होती हैं जो सेम प्रेशर पे होती हैं तो इसमें डेल्टा पी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अलावा हमारे पास बेटा जी साइक्लिक प्रोसेस भी आती हैं। साइक्लिक प्रोसेस कौन सी होती हैं? दोज प्रोसेस which undergoes a number of steps and return to its initial state, है ना, जहाँ पर सारी कंडीशन वही थी। मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक प्रोसेस गई ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से दोबारा से ए पर आ गई, तो इस तरह की प्रोसेसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। आगे मूव करते हैं रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती हैं? लाइक हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इस पे ऊपर आपने एक पिस्टन लगा दिया, ठीक है, इधर कुछ वॉल्यूम है, कोई गैस है, आप इस पर थोड़ा सा बाहर एक रेत का दाना गिर देते, तो थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा दिया, बट वो प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ी सी आगे जाएगी, फिर पीछे भी आ सकती है, फिर थोड़ा सा और रेत डाल दिया। तो इस तरह की प्रोसेसेस होती हैं रिवर्सिबल, जो बहुत धीरे 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 होती रहती है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर आइडियल गैस ली और एक मास का ब्लॉक रखा, तो एकदम से नीचे चला जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सी होती है? टेक इनफाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, इसमें इनफाइनाइट स्टेप होते हैं, और इसमें क्या होता है, टेक फाइनाइट टाइम फॉर कंप्लीशन, है ना। रिवर्सिबल की बात अगर मैं करता हूँ तो इसमें जो वर्क डन होता है वो मैक्सिमम होता है, और इसमें जो होता है मैक्सिमम नहीं होता है ना। इसकी डायरेक्शन आप कभी भी रिवर्स कर सकते हो, ये एक डायरेक्शन में होती हैं, इसके डायरेक्शन को आप रिवर्स नहीं कर सकते। आगे मूव करते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब अंदर की एनर्जी। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं उन सब एनर्जीज का आप सम कर दो तो आप लोग क्या बोलोगे कि यार ये इंटरनल एनर्जी है। इट इज द सम ऑफ ऑल द एनर्जी प्रेजेंट विद इन अ सिस्टम। डेल्टा यू, अच्छा इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती तो इसमें चेंज निकाला जाता है, डेल्टा यू u2 माइनस u1 या फिर uf माइनस ui, डेल्टा यू या फिर आप इसको डेल्टा ई भी बोल सकते हो। ये एक स्टेट फंक्शन है, तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब जो डिपेंड करती है अमाउंट पे। आगे मूव करते हैं हीट। हीट को आप लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हो। मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन दैम। एक सिस्टम है, उसके साइडों में सराउंडिंग है, अब इनके बीच में क्या होगा, एनर्जी ट्रांसफर होगा। कब? जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट बोलते हैं। वर्क क्या होता है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम और टू द सिस्टम टू मेक सम नेट चेंज इन स्टेट ऑफ सिस्टम। एनर्जी ट्रांसफर होगी इस तरह से कि जो सिस्टम है उसकी कोई ना कोई स्टेट चेंज आप कर पाओ, है ना। ये होते हैं ना वर्क डन कब बोलते हैं, लाइक ये है, ये अब वर्क डन मैं कब बोलूंगा, अब मैं जब इसको थोड़ा बहुत इसकी स्टेट में कुछ चेंज आया है, ठीक है। या फिर इसका सबसे सिंपल फॉर्मूला वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हीट क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, कब? जब टेम्परेचर डिफरेंस होगा। वर्क क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर, कब? जब आप सिस्टम की कोई स्टेट चेंज कर सको, सिस्टम की स्टेट को आप चेंज कर पाओ किसी भी तरह से, तो आप बोलोगे कि यहां पर यार वर्क हुआ है। आगे मूव करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप फ्लोट बोलते हो, ये आप लोगों ने बहुत फेमस है। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये पढ़ते आ रहे हो, है ना। या फिर दूसरे शब्दों में द टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये और अच्छी तरीके से आप लोग क्या लिख सकते हो, ये इंटरनल एनर्जी के बारे में बताता है। क्या बताता है, दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होती है वो सम होती है हीट का एंड वर्क का, है ना। Q एंड W आर नॉट स्टेट फंक्शन, अभी बताए थे तो पाथ फंक्शन होते हैं, बट डेल्टा U इज अ स्टेट फंक्शन। अच्छा, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट फ्लो नहीं होता तो Q इज इक्वल टू जीरो होता है, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या बन जाता है, W, और उस W को क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक वर्क बोलते हैं। अच्छा, आप एक सिस्टम के बारे में बात करते हो, ठीक है, ये हमारे पास एक सिस्टम है। अगर कभी भी आपने सिस्टम को हीट दी, है ना, टू द सिस्टम हुआ, तो हीट गिवन टू द सिस्टम तो प्लस क्यू होगा, और हीट गिवन बाय द सिस्टम तो वो जाएगा माइनस क्यू। वर्क डन ऑन सिस्टम तो होता है प्लस डब्ल्यू, और वर्क डन बाय सिस्टम तो वो होता है माइनस डब्ल्यू। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। इन अ प्रोसेस 701 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया है, तो आप
प्लस लिखोगे, है ना। एंड 394 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय सिस्टम, और वर्क यहाँ पर सिस्टम ने डन किया है, तो W, जब भी सिस्टम कुछ करता है तो हम क्या लिखते हैं भाई, सिस्टम ने कुछ किया तो माइनस हो जाता है, -394 जूल। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा यू निकालना है। और बेटा जी डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या था, Q प्लस W, Q इज 701 -394। तो यहाँ से कर देना यार, 1 में से 4 गए 7 होते हैं, 0 में से 9 गए 0 होता है, और भाई 6 में से 3 गए, तो ये याद आएगा 307 जूल। अच्छा मैं मान के चल रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, क्योंकि मैं जिस बुक से उठाता हूँ उसमें मोस्टली क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा लगभग जो भी टॉपिक है जितने करवा सकता हूँ मैं करवाऊँ, वरना एक डिटेल वीडियो भी आएगी, एक डिटेल वन शॉट भी आएगा अभी, बाकी इससे भी आपका काम चल जाएगा, है ना। 10-15 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी को क्वेश्चन करा दूंगा, वो आप अच्छे से कर लेना। चलो आगे मूव करते हैं, वर्क की बात करते हैं। वर्क अभी बताया है, मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर फॉर्म और टू द सिस्टम टू मेक सम नेट चेंजेस इन द स्टेट ऑफ सिस्टम, है ना, सिस्टम की स्टेट में कुछ चेंज करने के लिए। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये छोटी क्लासेस से आप डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हो। अब इस चैप्टर में क्या बात नहीं है, आप जैसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हो तो वर्क क्या होगा, -P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू डेल्टा वी। और ये माइनस क्यों लगाते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमेशा हमारा सिस्टम काम कर रहा है, और जब सिस्टम काम करता है तो नेगेटिव आएगा। और अगर कभी सिस्टम पर काम हो रहा है, जनरली ऐसा नहीं होता, बट अगर सिस्टम पर काम होगा तो प्लस P एक्सटर्नल डेल्टा वी हो जाएगा ये। अच्छा अगर हमारे पास कोई आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज है तो वहां पर आप वर्क डन कैसे निकालोगे, -P एक्सटर्नल V फाइनल V इनिशियल। अब ओके, नेक्स्ट है हमारे पास आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज है, रिवर्सिबल में बहुत धीरे धीरे हो रहा होता है, तो वहां पर हम लोग की हेल्प ले लेते हैं। तो वर्क कैसे आएगा, -2.303 nRT log V फाइनल V इनिशियल, ठीक है। और अगर V फाइनल V इनिशियल को आप प्रेशर से चेंज करोगे तो ये आ जाएगा PI/PF। अब आप बोलोगे सर इसमें तो VF ऊपर है, तो PF नीचे क्यों आया है, एक ना बॉयल्स इक्वेशन होती है ना, क्या होता है, P1 या PI/VI इक्वल टू PF/VF। अगर आप VF/VI को एक साइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, PI/PF, ठीक है ना। तो VF/VI, तो यहाँ पर PI/PF। अच्छा ये जो है NRT को हम PV भी बोलते हैं, एक इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू NRT। तो हम इस तरह से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, ये सारे फॉर्मूलाज आप लोग एक बार देख लेना। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लग जाते हैं इस टॉपिक से। 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस, 2 लीटर यानी कि वॉल्यूम दे रखा है आपको, V1 कितना दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है। आइडियल गैस है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक्सपेंड आइसोथर्मली, आइसोथर्मली का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर 0, है ना, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, एक्सटर्नल प्रेशर गिवन होगा तो जितना दिया होगा उतना मान लोगे, अगर नहीं दे रखा तो उसको 0 मान लोगे, है ना। टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स, हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब्ड एंड हाउ मच वर्क इज डन बाय द गैस। तो सबसे पहले तो आप लोग क्या निकालो, देखिए W अगर आप निकालोगे, W का फॉर्मूला क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, है ना। P माइनस क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, एक्सपेंड मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम है ना। अगर कंप्रेशन होता तो वर्क डन ऑन सिस्टम होता, तो -P एक्सटर्नल डेल्टा V, एक्सटर्नल प्रेशर कितना 1। अब चेंज इन प्रेशर का वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, 10 - 2 इज 8, तो इसको क्या बोल दोगे, -8 लीटर ATM। अगर लीटर ATM को आप जूल में कन्वर्ट करना चाहोगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 101.3 जूल से, तो ये कितना हो जाएगा भाई, -810.4 जूल। अभी यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं होता, आपको हीट एब्जॉर्ब भी निकालनी है। तो आप कैसे निकालोगे, हीट के लिए क्या फॉर्मूला बनता है, आपको याद होगा डेल्टा U इक्वल होता था Q प्लस W। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ना, तो देखिए जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। अगर टेम्परेचर 0 है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू W हो जाएगा। देखिए तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, है ना, या फिर Q इज इक्वल टू -W। तो जो भी W है आपका उसका माइनस कर दोगे, 810.4 जूल, ये आपका Q आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी को बोलते क्या है, इंथैल्पी का मतलब होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पे एक सिस्टम के अंदर जितना भी हीट कंटेंट है, या फिर मैथमेटिकली अगर आप इसको बात करते हो, सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम। एच को आप लोग, एच इज इंथैल्पी, इज U प्लस PV, है ना। इसका ये फॉर्मूला ज़्यादा फेमस है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। सर P डेल्टा क्यों नहीं लिखा, कांस्टेंट प्रेशर है ना, तो P को P रखेंगे और ये डेल्टा
वी। अच्छा, ये खास बात याद रखिए कि ये क्या है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इट मीन्स मास डिपेंडेंट है। और दूसरी बात है एक स्टेट फंक्शन है, इनिशियल और फाइनल देखा जाता है, इट मीन्स इसमें चेंज आ सकता है। ठीक है। अच्छा, डेल्टा एच को क्यू पी लिखा जा सकता है, हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डेल्टा यू को क्यू भी लिखा जा सकता है, हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा एन जी आर टी, ये भी एक फॉर्मूला इसका बन सकता है। ज़्यादा फेमस फॉर्मूला ये है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। पी डेल्टा वी मतलब वो आइडियल गैस इक्वेशन, पी वी क्या होता था, एन आर टी, उसकी जगह पर आप लोग क्या लिख दोगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब ये डेल्टा एन जी का मतलब क्या होता है, चेंज इन गैसियस मोल्स, है ना। और गैसियस मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक रिएक्शन है 2NH3, अमोनिया का डिसोसिएशन कर रहे हो आप, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा N2 प्लस 3H2। अब अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पर डेल्टा एन जी निकालिए, बेटा गैसियस मोल्स ही देखने आपको, तो इसके कितने प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट 1 और इसके 3 मोल्स हैं 4 माइनस रिएक्टेंट के 2। ठीक है, तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद डेल्टा एच अगर आपकी कभी पॉजिटिव आ जाए, इट मीन्स यहाँ पर हीट रिलीज हुई है। ठीक है, तो ये रिलीज नहीं है। डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ जाए, इट मीन्स ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया है। अगर डेल्टा एच कभी नेगेटिव आ जाए, इट मीन्स ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर हीट रिलीज हुई है। आगे आ जाते हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, आपको पीछे से पता है। अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए तो ये सारा सिस्टम जीरो हो जाएगा, उस टाइम डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए तो उस टाइम ये पोर्शन जीत जाएगा, है ना। उस टाइम मतलब इसमें कुछ जुड़ेगा, तब वो डेल्टा एच के इक्वल बनेगा, यानी कि डेल्टा एच बड़ा है। अगर समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो नहीं समझ में कोई बात नहीं। डेल्टा एन जी अगर जीरो से छोटा हो जाए, इट मीन्स इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा, तब डेल्टा एच इसके इक्वल जाएगा। इसमें से कुछ निकालेंगे, इट मीन्स ये पोर्शन बड़ा है, इसमें से कुछ निकालना, तब वो डेल्टा एच के इक्वल हुआ, यानी कि इस टाइम डेल्टा यू ग्रेटर है डेल्टा एच से। और अगर कोई रिएक्शन है जिसके अंदर सिर्फ सॉलिड और लिक्विड हो, वहाँ पर बेटा जी जो मोल्स होते हैं वो क्या होती है भैया, गैसेस मोल्स होते ही नहीं है, तो डेल्टा एन जी क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो आ जाएगा तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू हो जाएगा। अच्छा, एक होता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी किसे कहते हैं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, है ना। एक सिस्टम के टेम्परेचर को आपको 1 डिग्री रेज करना है, उसके लिए आपको कितनी हीट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला होता है क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, डेल्टा टी कितना टेम्परेचर में फर्क पड़ा है, सी इज हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सी वी इज डी यू बाई डी टी। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज सी पी डी एच बाई डी टी, ये फॉर्म होता है। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे सी पी और सी वी में क्या रिलेशन है, सी पी माइनस सी वी जो होता है वो एन आर होता है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, है ना, एन आर, इसको हम मेयर्स इक्वेशन भी बोलते हैं। और सी पी बाई सी वी ये पॉइजन इक्वेशन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, एक वर्ड होता है मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी तो समझ में आ गया होगा आपको कि एक सिस्टम का आपको टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करना है। अब वो कितना होना चाहिए, वो 1 मोल होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, है ना। और एक होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब वर्ड पे आ जाओ, स्पेसिफिक मींस 1 ग्राम सब्सटेंस है, मोलर मींस 1 मोल सब्सटेंस है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसे कहेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी को हम सीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू बाय एन डेल्टा टी। इसको सीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू बाय एम डेल्टा टी। एम का मतलब होता है मास और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। चलो इससे रिलेटेड एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन वो देख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलो जूल ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 60 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 24 जूल पर मोल पर केल्विन। अब देखिए कुछ चीज़ें आपको गिवन है। पहली बात, आपको हीट कैपेसिटी गिवन है, और ये कौन सी हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है। इट मीन्स आपको सीएम गिवन है, कितना गिवन है, 24। इसके बाद डेल्टा टी, टेम्परेचर कितना चेंज करना है, 35 से 55 लेके जाना है, इट मीन्स 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब अगली बात क्या है भाई, आप मोल्स निकाल लो, है ना, मोल्स निकाल लोगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मतलब गिवन मास, गिवन मास कितना है इसका 60 बाय मोलर मास 27, तो यहाँ से आ जाएगा 2.22। तो बेटा जी आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है इसका, सी एम, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है क्यू एन डेल्टा टी। आपको हीट निकालनी है तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी एम इंटू एन डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी कितनी है,
24। उसके बाद अच्छा ये डिफरेंस है, डिफरेंस चाहे सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो बेटा जी वो बराबर होता है, आप कैलकुलेट करके देख लेना वो बराबर ही आएगा। अच्छा नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हैं 2.22 और चेंज इन टेम्परेचर है 20, तो यहाँ से हीट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हीट 106.5.6 जूल, उसको 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर आपका किलो जूल में आ जाने वाला है। उसके बाद बेटा जी ये आपका है गैसेस हैं, मोनोएटॉमिक है ना, मोनोटॉमिक गैस, डाइएटॉमिक गैस, ट्राईएटॉमिक गैस, ठीक है, और ट्राईएटॉमिक में भी लीनियर नॉन लीनियर। यहाँ पर आपको CV की वैल्यू है, CP की वैल्यू है। CP CV क्या होता है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और एक होता है गामा CP/CV, इसको पॉइजन इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये वैल्यू एक बार देख लीजिए, आपको करनी आनी चाहिए। इसके बाद आपका हैज़ लॉ आता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है, थर्मोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक है, बोलोगे तो बहुत डिटेल में ही पढ़ लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप। क्या कहना चाह रहे हैं कि चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे वो एक से ज़्यादा स्टेप में हो, जो हीट चेंज होता है ना वो कांस्टेंट रहता है। मान के चलो कि एक भाई साहब हैं, वो मान लो दिल्ली से चले गए मुंबई, है ना, वो हर 100 किलोमीटर पे बस बदल रहे हैं, मान लो उनके 5,000 रुपये लगे, और एक बार वो डायरेक्ट दिल्ली से मुंबई की बस में बैठ गए या एरोप्लेन में बैठ गए, तो क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप का एरोप्लेन नहीं होता, दैट्स व्हाई मैंने बस का एग्जांपल लिया था। तो वो कह रहे हैं कि चाहे वो एक बार में ही चले जाए या फिर वो थोड़े थोड़े स्टॉप लेके जाए, तो जो हीट चेंज रहेगा वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये बोला हैज़ लॉ ने। देखो यहाँ पर हमने ए से क्या बनाया, डी डायरेक्ट बना दिया तो क्यू आ गया, हीट चेंज आ गया क्यू। फिर एक बार ए से बी बनाया, बी से सी बनाया, सी से डी बनाया, Q1 Q2 Q3, जो हीट चेंज है ना वो बराबर है, चाहे कोई रिएक्शन एक स्टेप में हो चाहे कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो। बेटा क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसे कहा जाता है, दोज प्रोसेस विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ और बाय प्रॉपर इनिशिएशन, ऐसी स्टेप जो अपने आप हो सकती हैं। जैसे मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ कि एक पहाड़ी के ऊपर से आप बॉल को नीचे थ्रो करोगे तो अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना, ये बुक सामने खोली नींद अपने आप आने लग जाती है। तो ये कौन सी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस है, जो अपने आप हो जाती हैं। या फिर वाटर का जो फ्लो है फ्रॉम अपर टू डाउन साइड जो है वो अपने आप आ जाता है पानी जो है, या इसके अलावा जितनी भी हमारी नेचुरल प्रोसेस है वो अपने आप होती हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती हैं, ऐसी प्रोसेस जो अपने आप नहीं हो सकती। एग्जांपल की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ सैंड इन वाटर, रेत पानी में नहीं घुलता, मिट्टी पानी में नहीं घुलती है, ठीक है। या फिर अगर ऐसे ही हम बात करें कि नीचे एक बॉल है और हम इसको ऊपर की तरफ भेजना चाह रहे हैं तो अपने आप नहीं जाएगी एक बार स्टार्ट करके भी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट है एंट्रोपी। एंट्रोपी का सिंपल सा मतलब होता है रैंडमनेस, डिसऑर्डर, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम विच मेजर द डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस इन द सिस्टम। डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू हीट ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस बाय टी, ठीक है। अगर आपको टोटल एंट्रोपी निकालनी होती है तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। और एक बात बोलते हैं, इसको हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं कि हमारे यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है और करनी भी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको एंट्रोपी का मतलब समझाता हूँ। डिसऑर्डर जहाँ पर भी, जैसे घर में कितने ज़्यादा चांस है कि सामान बिल्कुल सेट अपने आप हो जाए। देखिए बिखरना बहुत इजी है, जैसे मेरी बैकग्राउंड में तुम्हें बड़ी सारी फिर भी थोड़े से सिस्टम से बुक्स लगी मिलेंगी, बट वो तुम्हारी मैम करती हैं, मैं नहीं करता, मैं बुक को खिंडाता हूँ। तुम लोग भी घर में सही काम बहुत कम करते होंगे, उल्टे ज़्यादा करते होंगे, तो रैंडमनेस बढ़ती ही है, ठीक है। और डेल्टा एस जो होता है, अगर एंट्रोपी बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, तो वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और अगर एंट्रोपी घट रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऐसा नहीं होता है। और डेल्टा एस अगर जीरो है, एंट्रोपी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब प्रोसेस कहाँ पर चली गई है भैया, इक्विलिब्रियम की स्टेट उसने अटेन कर ली है। आगे मूव करते हैं, आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं। ए लिक्विड क्रिस्टलाइज इनटू अ सॉलिड, एक लिक्विड है और वो सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो गया, तो यहाँ पर आपको बताना है कि एंट्रोपी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है। देखिए अगर फिजिकल स्टेट की बात करते हो तो सॉलिड से ज़्यादा रैंडमनेस होती है लिक्विड में, और लिक्विड से ज़्यादा रैंडमनेस होती है गैसेज में, तो इस तरह से रैंडमनेस बढ़ती है, ठीक है ना। तो अगर वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, इट मीन्स रैंडमनेस कम होगी। When a liquid changes into solid, its entropy decreases because disorder in solid form of substance is less than in its liquid form. अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन। एक सॉलिड है 0 केल्विन पे, उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया गया, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली वो अपनी स्टेट चेंज करेगा, सॉलिड से लिक्विड या गैसीय स्टेट में जाएगा। तो आपको पता है कि लिक्विड या गैसीय स्टेट में रैंडमनेस ज़्यादा होती है, डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, एंट्रोपी ज़्यादा होती है, तो यही लिखा भी गया है
व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेज, डेल्टा एस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब आपको रिएक्शन दे रखी है 2NaHCO3 सॉलिड है, Na2CO3 CO2 H2O। देखिए जब जैसे जैसे पार्टिकल्स बढ़ते हैं तो वहाँ पर रैंडमनेस बढ़ती है, तो नंबर ऑफ गैसेस कंपोनेंट्स बिकम्स मोर, तो इसका मतलब क्या है, एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज हो गई, रैंडमनेस इंक्रीज हो गई है। H2 एक पार्टिकल है, से 2 हाइड्रोजन के पार्टिकल बढ़ गए, इट मीन्स यहाँ पर भी एंट्रोपी क्या हो गई है भैया, इंक्रीज कर गई है। क्लियर है। आगे मूव करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी है, फ्री एनर्जी मतलब जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं उसी को हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अ सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क, वो एनर्जी जिसको हम यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर पाएंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी। G इक्वल टू H माइनस TS होता है। अगेन ये भी एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा जी निकाला जाएगा, और डेल्टा जी कैसे निकाला जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा जी का दूसरा फॉर्मूला, जी को आप डेल्टा जी डेल्टा एच टी डेल्टा एस, इसको डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस को आप लोग गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हो। अगर कभी डेल्टा जी नेगेटिव है तो याद रखिए प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव है प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी जीरो हो गया इट मीन्स प्रोसेस आपका इक्विलिब्रियम में जा चुका है ना। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। क्या होता है, डेल्टा जी नोट, देखिए जी इज इक्वल टू क्या था, एच माइनस टी एस, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो बस वही है भाई, ठीक है। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड में नोट लग जाता है, डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एस नोट, ठीक है। और इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी, स्टैंडर्ड चेंज इन इंथैल्पी, इसका होता है स्टैंडर्ड एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी। अच्छा, डेल्टा जी नोट को अगर शेल की फॉर्म में लेके जाएं, आप पढ़ोगे रेडोक्स में पढ़ सकते हो या फिर क्लास 12 में पढ़ते हो, डेल्टा जी नोट का फॉर्म होता है माइनस NF E0 सेल। अगर आप इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ रिलेट करोगे तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला बनेगा माइनस RT ln K। एलन का मतलब होता है नेचुरल लॉग और K का मतलब होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस एलन को अगर आप हटाओगे तो डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस 2.303 RT log K। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एट एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब होता है 0 केल्विन, है ना, 0 केल्विन द एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज टेकन एज 0। देखिए 0 केल्विन बहुत कम टेम्परेचर है, 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस टाइम कोई भी सब्सटेंस बिल्कुल जुड़ा ही रहेगा, उसके अंदर रैंडमनेस होगी नहीं, यही थर्ड लॉ बोलता है। देखिए 3 लॉ है, पहले लॉ ने क्या बोला था, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, डेल्टा यू किया था हम लोगों ने, डेल्टा यू क्या होता था, Q+W। सेकंड लॉ क्या बोल रहा था कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग, है ना, चेंज इन एंट्रोपी जब आप निकालते हो सिस्टम की सराउंडिंग की वो बढ़ रही है ना। फैमिलीज की बात करो, फैमिलीज फैल रही हैं, फैमिलीज आजकल जुड़ी हुई फैमिली बहुत कम होती हैं, अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है, एब्सोल्यूट जीरो पर परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जो है बेटा वो जीरो होगी। आगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी नोट फॉर द कन्वर्जन ऑफ O2 to O3, है ना, ये कुछ है at 298 Kelvin if Kp for this conversion is 2.47 into 10 की पावर -29। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 RT log K, है ना। R इज गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 8.314, T टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, और Kp कितना दे रखा है 2.47 इंटू 10 की पावर -29। ठीक है, बस क्या करना था यार, इसको आगे ले आओ, है ना, 10 की पावर -29 आगे आ जाएगा। इसको log को सोल्व करना है और जूल पर मोल में आंसर आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज 10, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नोट। आर आपको दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है, डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -2.303 RT log के मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसने 10 दे रखी है, टेम्परेचर 300 है, आर गैस कांस्टेंट 8.314 है, और ये है 2.303, log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो डेल्टा जी नोट कितना हो जाएगा, -5744.1 जूल, और अगर मैं आपको बोलूँ इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर दो तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे भाया। लास्ट बात करते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। देखो यार, स्पॉन्टेनिटी के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू डेल्टा एच नोट माइनस टी डेल्टा एच नोट। ठीक है, ये इधर कर दो, ये जो नोट है
स्पॉन्टेनियस कौन सी होती है? ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाती हैं, और अपने आप होने के लिए दो तीन बातें जरूरी होती हैं, है ना। कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है, और जब वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहेगा, इट मीन्स वो एनर्जी को रिलीज करना चाहेगा, ठीक है ना। यानी कि जो एक्जोथर्मिक प्रोसेस होती हैं वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस होती हैं। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या करना चाहेगा कोई भी सिस्टम? एंट्रोपी ज़्यादा चाहिए, है ना, मैक्सिमम रैंडमनेस चाहिए, फैलाना चीज़ों को पसंद है। तो अगर कहीं पर एंट्रोपी बढ़ती है तो हमारी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। देखिए मैंने लिखा है डेल्टा एच जो होगा, अगर हमारे पास वो पॉजिटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो जाए तो स्पॉन्टेनियस है। एक जगह पर मैंने सारी कंडीशन लिखी हुई है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। टेम्परेचर चाहे कुछ भी, रिएक्शन जो है हमारे पास इस केस में स्पॉन्टेनियस होगी। इसका उल्टा केस बना दो कि डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, रिएक्शन एंडोथर्मिक हो जाए, एंट्रोपी भी घटने लग जाए तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो फिर कोई भी टेम्परेचर आ जाए तो रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। स्पॉन्टेनियस होने के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है कि आपका डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव ही रहना चाहिए। जहाँ कहीं पर भी आपका डेल्टा जी नेगेटिव है वो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। बाकी कंडीशन अगर थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो चल जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए बट वो नेगेटिव है। तो फिर अब क्या करें कि सो दैट कि डेल्टा जी हमारा नेगेटिव बने, आप टेम्परेचर कम कर दो। टेम्परेचर कम रखोगे, लो टेम्परेचर रहेगा तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अब अगर अगर हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाए, है ना, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आ गया तो टेम्परेचर को बढ़ा दो। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो डेल्टा जी, मतलब आपका पर्पज क्या है? आपका पर्पज सिंपल सा ये है कि आपको डेल्टा जी नेगेटिव करना है कुछ भी करके, ठीक है। देखो अगर ये कंडीशन है, परफेक्ट कंडीशन है। इसके अलावा अगर एक आध कंडीशन इधर उधर हो गई तो टेम्परेचर को इस तरह से चेंज करो कि डेल्टा जी आपका नेगेटिव आए। अब अगर कभी भी डेल्टा जी नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस आएगी, और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया जैसे कि आया है इन तीनों केसेस में, तो ये तीनों ही रिएक्शन हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो ये है बेटा जी हमारा थर्मोडायनेमिक्स। कुछ भी डाउट्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सो दैट कि जब मैं इसका डिटेल्ड शॉट लेके आऊँ और कौन कौन से क्वेश्चन में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी को कौन कौन से क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। 2-3 दिन में इसके इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन आ जाएंगे, और आप किस किस चैप्टर को क्वेश्चन चाहते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलते हैं, बहुत ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।